आज का हमारा टॉपिक है समापन की स्थिति में कंपनियों के खाते। कंपनी का जन्म कानून के द्वारा होता है, तो उसके अस्तित्व का समापन भी कानून के द्वारा अर्थात वैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही होता है। तो समापन से आशय उस वैधानिक प्रक्रिया से है जिसकी पालना करते हुए कंपनी के अस्तित्व को समाप्त किया जाता है। और कंपनी के अस्तित्व के समापन की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही कंपनी की जो संपत्तियां होती है उन संपत्तियों पर समापक का नियंत्रण हो जाता है और समापक ही समस्त वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरी करते हुए कंपनी की संपत्तियों को बेचकर उससे जो राशि प्राप्त होती है वो कंपनी में हित रखने वाले विभिन्न पक्षों को भुगतान करके कंपनी का अस्तित्व समाप्त करता है। और जब तक ये प्रक्रिया चलती है तब तक कंपनी समापन की स्थिति में कहलाती है। तो इसमें समापन की हम जो परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 294A के अनुसार समापन का आशय कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों अथवा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टेसी कोड 2016 के प्रावधानों के तहत समापन से है। अब हमारा जो समापन है उसकी विधियां कौन कौन सी है। तो समापन की विधियां हमारी दो प्रकार से हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 270 समापन से संबंधित है। तो इसके अनुसार कंपनी के समापन की दो विधियां हैं। पहली विधि है कंपनी लॉ या ट्रिब्यूनल द्वारा समापन, या जिसको हम अनिवार्य समापन भी कह सकते हैं। दूसरा है स्वैच्छिक समापन। तो हम देखते हैं कंपनी लॉ या ट्रिब्यूनल द्वारा जो अनिवार्य समापन या जिसको हम अनिवार्य समापन है वो किन किन परिस्थितियों में हो सकता है। तो इसकी समापन की जो परिस्थितियां हैं वो धारा 271A के अनुसार है। ये परिस्थितियां हमारी है यदि कोई कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो, या कंपनी ने समापन से संबंधित कोई विशेष प्रस्ताव पारित कर दिया हो, या कंपनी ने कोई नैतिकता के विरुद्ध कार्य किया हो जिससे जो राष्ट्र हित में नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में भी कंपनी का समापन हो जाता है। उसके अलावा है लेनदार पुनर्जीवन की योजना के लिए असहमत हो, यानी जब कंपनी बीमार हो जाती है और पुनर्जीवन के लिए प्रशासक की नियुक्ति की हो और प्रशासक ने ट्रिब्यूनल को प्रतिवेदन देकर यह सूचित कर दिया है कि बीमार कंपनी के लेनदार पुनर्जीवन की योजना के लिए सहमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी का समापन किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कंपनी के जो प्रबंधक है उन्होंने किसी प्रकार का गैरकानूनी या कपटपूर्ण व्यवहार किया है या दुराचार के लिए वो दोषी रह चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में जब कंपनी का समापन होता है तो उसे हम कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा समापन कहते हैं। या कंपनी ने लगातार 5 वर्षों तक वित्तीय विवरण या वार्षिक रिटर्न रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत नहीं किया हो, या यदि ट्रिब्यूनल कोई और कारण जो न्यायसंगत हो वो मानता हो तो समापन कर सकता है। इसके अलावा ये कारण है इसके कारण से कंपनी का लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा समापन हो सकता है। अब हम देखते हैं कि स्वैच्छिक समापन किस प्रकार हो सकता है, यानी किन किन दशाओं में स्वैच्छिक समापन हो सकता है। तो इसके लिए हमारा सबसे पहले स्वैच्छिक समापन है वो धारा 304 के अनुसार होगा।
तो धारा 304 के अंतर्गत स्वैच्छिक समापन दो प्रकार के से हो सकता है। एक तो सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन और दूसरा लेनदारों द्वारा स्वैच्छिक समापन। अब हम देखते हैं कि सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन किन परिस्थितियों में हो सकता है। इस प्रकार के स्वैच्छिक समापन में जब संचालक की सभा में यह घोषणा कर देते हैं कि कंपनी की आर्थिक स्थिति की पूर्ण जांच कर ली गई है और उसके बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कंपनी पर कोई भी ऋण नहीं है और कंपनी अपने संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि से समस्त ऋणों का भुगतान करने में समर्थ है, तो इस प्रकार की जो घोषणा संचालकों द्वारा की जाती है उसे हम शोधन क्षमता की घोषणा कहते हैं। ये शोधन क्षमता की घोषणा धारा 305 के तहत की जाती है। जब कंपनी की सभा की तिथि के ठीक पूर्व के जो घोषणा पत्र होते हैं उनमें हमें किन किन बातों का उल्लेख होना चाहिए, वो है घोषणा कंपनी की पूर्ण जांच के बाद की गई है, इस जांच के आधार पर उन्हें विश्वास है कि कंपनी पर कोई भी ऋण नहीं है अथवा कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में पूर्णतः समर्थ है। साथ ही घोषणा के साथ गत वर्ष के वित्तीय विवरणों की तिथि से घोषणा की तिथि तक के लाभानी खाते एवं उस पर अंकेक्षण की रिपोर्ट भी उसमें प्रस्तुत करनी होती है या स्पष्ट करनी होती है। ऐसी घोषणा करने के पश्चात कंपनी 5 सप्ताह के भीतर समापन के लिए प्रस्ताव पेश किया जाता है और ये प्रस्ताव पारित होने के पश्चात संपत्तियों का विवरण या वितरण करने के लिए एक या अधिक समापक नियुक्त किए जा सकते हैं और उस समापक का पारिश्रमिक भी निश्चित किया जाता है। जो समापक की नियुक्ति है उसके करने के पश्चात संचालक मंडल, प्रबंध संचालक मंडल, इनके जो अधिकार है वो कुछ विशेष कार्यों को छोड़कर समाप्त हो जाते हैं और इसकी सूचना कंपनी रजिस्ट्रार के पास भेजनी पड़ती है। अब इस घोषणा के अनुसार निर्दिष्ट समय में यदि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है और वो ऐसा समयावधि समाप्त हो गई है और ऋणों का पूर्ण भुगतान न हुआ है, तो ऐसी दशा में ऋणदाताओं की एक सभा बुलाई जाती है और इस सभा में कंपनी की संपत्तियों एवं दायित्वों को विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह हम सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन करते हैं। उसके पश्चात लेनदारों द्वारा स्वैच्छिक समापन आ रहा है, तो लेनदारों द्वारा स्वैच्छिक समापन उस परिस्थिति में होता है जब कंपनी अपने ऋणों का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ हो, जिसके कारण संचालक मंडल है वो कंपनी की शोधन क्षमता की घोषणा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो स्वैच्छिक समापन है वो ऋणदाताओं द्वारा स्वैच्छिक समापन कहलाता है। और इस विधि में जिस दिन स्वैच्छिक समापन का प्रस्ताव पारित किया जाता है उसके लिए कंपनी की एक साधारण सभा बुलाई जाती है और उसी दिन या उसके पश्चात ऋणदाताओं की भी एक सभा बुलाई जाती है जिसमें कंपनी के ऋणदाताओं की एक सूची के साथ साथ कंपनी की आर्थिक स्थिति का भी संपूर्ण विवरण उसमें प्रस्तुत किया जाता है और ऋणदाताओं को जो अनुमानित देय राशि है उसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ऋणदाता की इस सभा में जो पारित किए गए प्रस्ताव है उसकी सूचना 10 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास भेजनी आवश्यक होती है। जब लेनदारों द्वारा स्वैच्छिक समापन होता है तो समापक की नियुक्ति संचालकों के द्वारा भी हो सकती है, केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है या ऋण पत्रधारियों के द्वारा भी किया जा सकता है। यदि कंपनी और कंपनी के ऋणदाताओं द्वारा अलग अलग समापकों की नियुक्ति की जाती है या मनोनीत किया जाता है या नाम प्रस्तावित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ऋणदाताओं द्वारा जो मनोनीत व्यक्ति है वो ही समापक नियुक्त किया जाता है और उसी
तिथि से कंपनी समापन में चली जाती है।